गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज माय टॉपिक इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका 9th क्लास केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मींस अगर हम ये चैप्टर अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो इन फ्यूचर हमें दिक्कत हो सकती है कि ऑर्गेनिक पढ़ने में, या हम कह सकते हैं आप 9th से 10th में जाएंगे तब भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको ये पता है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा ये क्या है, आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स। क्या बोल सकते हैं इनको, दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी एंटिटी है, सबसे छोटी यूनिट है, उसको क्या बोला जाता है, एटम्स बोला जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की हाइड्रोजन में से हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि सिर्फ H नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट एंटिटी क्या होगी, या सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, वो आपकी क्या है, हाइड्रोजन। इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, ऐसे, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और दीज आर कॉल्ड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सिंपल हम बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, वो अलग बात है कि ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम, इसका सिंबल क्या है आपका, Na। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक सोडियम का क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें छोटे 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 जो आपके स्पेरिकल शेप की। ठीक है, एक चीज़ और होती है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेरिकल इन शेप होते हैं, मतलब गोल शेप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम का अगर एक क्रिस्टल बना तो बहुत सारे क्या होते हैं, सोडियम के एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम का एक एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपली समझ जाए कि भाई एटम्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट एंटिटी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटिटी है। ठीक है, जैसे मतलब कि हम बोले कि बहुत सारे सोडियम ने मिलके, किसी ऑक्सीजन ने बहुत दो एलिमेंट से मिलके क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड स्मॉलेस्ट एंटिटी इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एटम्स और मॉलिक्यूल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, एक ग्लास में वाटर ले लिया। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखते हैं इस वाटर को तो हम देखते हैं कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो किससे जुड़ा मिलके बना हुआ है, दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ। ठीक है, तो हम इसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, व्हेन मोर देन वन एटम आर केमिकली कंबाइंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब अगर क्या है, अगर एक से ज्यादा एटम केमिकली कंबाइंड होकर जो बना रहे हैं वो क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। और कंपाउंड को हमने क्या, मॉलिक्यूल को हमने कैसे डिफाइन किया था, कंपाउंड स्मॉलेस्ट एंटिटी इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एटम्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, ये स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करेगा। तो इसके लिए क्या करा था स्टार्ट में, एंटोनी एल लेवसियर और जो जोजो ए पोस्ट ने क्या करा था, कुछ लॉ दिए थे। तो उसको बोला उसने
मतलब क्या है, लेड द फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंस बाय स्टेबलाइज टू इंपॉर्टेंट लॉज। ठीक है, मतलब जो आपका लेवोसियर और एंटोनी पॉस थे, इन्होंने दो लॉज दिए। पहला लॉ था आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड लॉ था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्टेंट का मास है या जो प्रोडक्ट का मास है, ठीक है, मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा इन द लास्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको ऐसे समझाते हैं मैं आपको, जैसे एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी ने रिएक्शन करी और सी प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, और ए का मास कितना था, 1 kg था सपोज, और बी का मास कितना था, 2 kg था। ठीक है, और ने जो प्रोडक्ट बना वो किसका मास कितना था, 3 kg था। ठीक है, तो मतलब ये एक चीज़ क्या बता रहा है, जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, मतलब जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के मास। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हमने एक बीकर लिया, इसमें मैंने क्या करा, 5 मोल हाइड्रोजन के डिसोसिएट किए, इसमें डाल दिए 5 मोल हाइड्रोजन के कर दिए, और 6 मोल किसके कर दिए, क्लोरीन के हमने इसमें डिसॉल्व कर दिए, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और हमें क्या मिला, 3 मोल ही HCl मिला। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। और एक चीज़ और वो बोलता है कि इट मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। मतलब जितना हमने मास, रिएक्टेंट का जितना मास है, जितना हमने उस केमिकल रिएक्शन में जितना हमने यूज़ करा, उतने ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, नहीं तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 मोल H डाले, हाइड्रोजन डाला, और 6 मोल क्लोरीन डाला, और हमें 3 मोल HCl मिल रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मोल हमने HCl लिया, हाइड्रोजन लिया, और 5 मोल क्लोरीन लिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, 5 मोल HCl बनना चाहिए, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of the product। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू द RHS। मतलब जो रिएक्टेंट है उसका मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के इक्वल। इसको हम सिंपली एक एग्जांपल से बताता हूं आपको मैं। ठीक है, जैसे हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसने प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, रिएक्शन क्या है, 1 मोल हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट क्या बनाया। ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड को है वो क्या आपका रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड साइड को है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो जो हमने लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो बोल रहा था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, देखिए 3 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है हमारा 16 होता है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 100 म्यू आएगा। ठीक है, कैल्शियम का हमें पता है 40, ऑक्सीजन 16, और कैल्शियम कार्बन हमारा 12 है, ऑक्सीजन कितने 16 होता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम दोनों को
तो हमारा कितना आएगा 100 म्यू आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो मास ऑफ द रिएक्टेंट था वो इक्वल किसके है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल है मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था हमारा 100 म्यू आ रहा था, वो इक्वल किसके प्रोडक्ट के मास के इक्वल, मतलब 100 में दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको जस्टिफाई कर रहा है ये वाला एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड जो लॉ है वो है आपका क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, वो बोलता है इट स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, मतलब अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उससे जो जिस भी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है तो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर वो कोई कंपाउंड बना रहा है, कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, उसका प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, वाटर। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन मास। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 म्यू। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 म्यू। ठीक है, सो देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 म्यू हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 16 है, इसको सिंप्लीफाइज करेंगे तो क्या होगा 1:8। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में हम कहीं भी अगर देखें जो वाटर प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा 1:8 ही होगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। चाहे मैं आइस वाटर ले लूँ, चाहे मैं रिवर का वाटर ले लूँ, चाहे मैं आपका क्या करूँ सी वाटर ले लूँ, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कितना रेशियो रहेगा वाटर का 1:8। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो भी हमेशा क्या होना सेम, जो आपको सेकंड लॉ को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 12 रेशियो 32। ठीक है, तो ये देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना था 12 था, ऑक्सीजन का कितना था 16 था, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 12:32 हो गया। इसको और सिंप्लाइज करते हैं तो 6:16 हो गया, और सिंप्लाइज करूँगा तो 3:8 हो गया। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बता रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो केमिकली कंबाइंड है तो उसका रेशियो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वीडियो।